हाय हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। आज के लेक्चर हम जानने वाले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में। ऑटो इम्यून डिसीज क्या क्या होती है और इनके अंदर कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो भी इंक्लूड होते हैं, क्या इनका साइन सिम्टम होता है, तो क्या मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसके बाद फिर हम अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिसीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो उतना डिटेल बाकी को नहीं लेंगे, पर र्यूमेटिक अर्थराइटिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेस स्टार्ट। राइट, ऑटोइम्यून डिसीज होता क्या है एक्चुअली? ऑटो जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम है, राइट? तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जो आपके पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस है और डेड सेल्स है ना, उनको क्या करने का, उनको इनगल्फ करने का, उनको किल करने का, उनको डैमेज या डिस्ट्रॉय करने का है ना। पैथोजन बैक्टीरिया वायरस है तो कुछ सेल उनको किल कर देते हैं पूरी तरह, कुछ उनको डैमेज करते हैं, कुछ उनको इनगल्फ करते हैं। तो जो सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनको डैमेज करने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का, राइट? जो कि आपकी एंटीबॉडीज वगैरह करती है, राइट? तो होता क्या है, जब भी मतलब ऐसा डिसीज होता है ऑटोइम्यून, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि यार कौन सा हेल्दी सेल है, कौन सा अनहेल्दी सेल है, कौन सा पैथोजन है, कौन सा एंटीजन है ना। तो वो समझ नहीं पाता है, गलती से मिस्टेक कर देता है ना, गलती से मिस्टेक तो गलती से मिस्टेक कर देता है, और मिस्टेक की वजह से क्या होता है, जो उसके हेल्दी सेल्स रहते हैं ना, हेल्दी सेल्स आपके ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, तो आपस में ही लड़ मरते हैं वो, ठीक है। तो जो आपका हेल्दी सेल है वो हेल्दी सेल को ही खत्म करने लग जाता है। तो अब आपका हेल्दी सेल्स का क्या काम होता है भाई, आपके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी को, प्रोटीन को, न्यूट्रिएंट को, राइट? ऐसे और भी अलग अलग इनके वर्क होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। अब हेल्दी सेल आपका डिस्ट्रॉय होने लगा, आपस में जो हेल्दी सेल है उनकी लड़ाई झगड़ा होने लगा, आपस में एक दूसरे को मारने काटने लगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो इस डिसीज को, इस कंडीशन को, इस टर्म को क्या बोला गया, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो मतलब सेल, खुद से ना, तो आपस में ही वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे को किल कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्यों इनका काम होता है रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का, अनहेल्दी सेल को, पैथोजन को, पर ये पहचान नहीं पाते हैं, गलती से ये क्या करते हैं, अपने ही जो बंदा रहता है, अपने ही जो सेल है, हेल्दी सेल है, अपने ही ग्रुप का है, उसी को अटैक करके टाटा बाय बाय कर देते हैं, है ना। तो ऐसे करके अब जैसे कि भाई किसी के पास भी सेना है ना, जैसे हम देखते हैं भाई आर्मी है किसी के पास, और एक दूसरी तरफ अब जो अपनी वाली आर्मी है, अपनी पावर है, वो अपने ही कोई ख़त्म करने लगेगी दूसरे से लड़ने की बजाय, तो अपने ही जो सेल्फ का जो पावर है वो कम होता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सिंपल सी बात है, यहीं पर भी वही आपका रूल्स लागू लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है, राइट। इसमें कौन कौन सी डिसीज आपकी आ जाती है, जैसे कि आपकी जो मेन होती है वो होती है र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर आती है आपकी क्रॉन्स डिसीज एंड सम थायराइड कंडीशन। कुछ थायराइड कंडीशन होती है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, क्रॉन्स डिसीज होती है। क्रॉन्स डिसीज में आपकी जो डाइजेस्टिव का डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव की आपकी जो लेयर होती है वो डैमेज होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली, राइट। तो चलिए आगे के बारे में हम इसको जान लेते हैं। अब इसके टाइप क्या आते हैं, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के, क्रॉन्स डिसीज एंड सम थायराइड डिसीज, ये इसका ये होता है, राइट। स्पेशली किधर अटैक करती है, आपकी र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। बाद में हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जॉइंट पर, स्किन पर और आपकी फॉरेन बॉडी पर, ठीक है। किस पे, जॉइंट्स हो गए और स्पेशली स्किन पर ये अफेक्ट करती है, जॉइंट पर और स्किन पर। इफ रिलीज प्रोटीन कॉल्ड ऑटो एंटीबॉडीज दैट अटैक हेल्दी सेल। यदि प्रोटीन रिलीज होता है तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी, जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं उनको रिलीज करते हैं, ये आपके हेल्दी सेल्स पर अटैक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। सम ऑटो इम्यून डिसीज टारगेट ओनली वन ऑर्गन, टाइप 1 डायबिटीज डैमेज यूर पेनक्रियास। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं वो स्पेशली किसको टारगेट करते हैं, आपके आपके पेनक्रियास को, पेनक्रियास को टारगेट करेंगे, पेनक्रियास को डैमेज होगा तो पेनक्रियास आपको प्रॉपर तरीके से इंसुलिन रेगुलेट नहीं करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। इंसुलिन का काम होता है आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखने का, उसको
सप्रेस करने का, आप बोल आपका इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, आपका हीमोग्लोबिन जो आपका शुगर लेवल है, एचबी सॉरी शुगर लेवल वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो डायबिटीज़ में भी टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वापस से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। सो हाँ, नेक्स्ट क्या आता है, यूअर पेनक्रियास, पेनक्रियास के डैमेज करते हैं। अदर सिस्टमेटिक ल्यूपस और इरिथमा, अदर क्या होता है इसमें, सिस्टमेटिक ल्यूपस और इरिथमा। ओके, अब इसका कॉजेस क्या है, मैंने इसका सबसे पहले आ जाता है आपका किस किस कारण से, किस किस रीजन से ऑटोइम्यून डिसीज कॉज होती है। पहला था आपका फैमिली हिस्ट्री, क्या आता है बेटा, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यदि आपकी फैमिली में, आपके घर परिवार में दादा परदादा मम्मी पापा किसी को भी है, तो प्रोन चांस होते हैं कि आपके बेटे को, बेटे के बाद आने वाली जनरेशन को भी ये होता है ना। कुछ डिसीज आती है, क्या कौन कौन सी जेनेटिक डिसीज होती है आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता होगा तो सर्च कीजिए और एक बार देखिए, राइट। तो वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ। फैमिली हिस्ट्री पहले से किसी को तो नहीं है, यदि फैमिली में दादा परदादा किसी को भी है तो चांस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वही डिसीज आपको ट्रांसफर हो सकती है, वही डिसीज आपको वापस से हो सकती है, राइट। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका किस एटमोसफेयर में रह रहे हो, वहाँ का किस तरीके का इन्वायरमेंट है ना, वातावरण किस तरीके का है, वो भी आपके ये डिसीज को अफेक्ट करता है, किसको, ऑटोइम्यून डिसीज को। फिर इथनिसिटी, इथनिसिटी मतलब आप किस ग्रुप से हो, है ना। जैसे कोई नाइजीरियन आते हैं, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है या कोई साउथ अफ्रीकन है, तो आप इथनिसिटी क्या है, आप किस इथनिसिटी किस ग्रुप से। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ किस तरीके का न्यूट्रिशन लेवल ले रहे हो ना, आप इंटेक वगैरह क्या ले रहे हो, डाइटरी पैटर्न आप क्या फॉलो कर रहे हो, खाने में आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, वट जो भी हेल्दी डाइट अनहेल्दी डाइट वो सारी चीज़ें आ जाती। सेक्स, आपका जेंडर कौन सा है, सेक्स मतलब आपका जेंडर है ना, मेल है फीमेल है वट एवर फीमेल है, आपका जेंडर है, उससे भी आपका अफेक्ट करता है, जेंडर भी अफेक्ट होता है। अदर हेल्थ कंडीशन या इससे अदर कुछ हेल्थ कंडीशन एसोसिएटेड है, उसकी वजह से भी आपको डिसीज कॉज हो सकती है, राइट। तो यू गोट इट, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देन साइन एंड सिम्टम, अब इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। अभी हमने कॉजेस के बारे में जाना, क्या क्या इसका कारण होता है, किस रीजन से डिसीज हमको हो सकती है। ओके, देन वी आर डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये डिसीज आपको हुई है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपको फटिंग। आप पेशेंट से पूछोगे भाई आपको क्या हो रहा है, तो बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है ना, फटिंग। डिजीनेस बोलेगा मेरे को चक्कर आ रहा है, सर घबरा रहा है, डिजीनेस होगी। फिर लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर होगा, हाई ग्रेड नहीं होगा। लो ग्रेड हाई ग्रेड आपको ऑलरेडी पता होगा, 1 और 2 के अब नहीं जाएगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा। मसल्स है थोड़ा थोड़ा उसको फीवर बना रहेगा, है ना, बोलेगा ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है ना, शरीर कैसा होता है, हमारी हिंदी में बोलते मिचमिची, है ना। हाँ, मतलब शरीर में लो ग्रेड फीवर, है ना। फिर क्या बोलेंगे, मसल्स है, मसल्स उसकी है, मसल्स में पेन होता रहेगा, लिथार्जी रहेगा, प्रॉपर तरीके से एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रहेगा, है ना। कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी वर्क किया और थकान महसूस होने लगेगी, जल्दी से थकावट फील होगी। स्वेलिंग, सूजन भी आ जाएगी। ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेट पुअर हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, है ना। जैसे अभी इधर लेक्चर चल रहा है और कुछ स्टूडेंट बैठ करके अपनी कुछ कर रहे हैं ना, इधर उधर ध्यान है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, तो एक भी कुछ भी काम उस पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस होगी उसको, एक हाथ या पैर वॉटेवर जिस भी रीजन उसको सुन्नपन लगेगा, टिंगलिंग होगी इस तरीके से, राइट। उसके बाद हेयर लॉस, बालों का झड़ना, हेयर लॉस भी इसको मेडिकल में बोलते हैं एलोपेसिया, तो हेयर लॉस हो जाएगा। स्किन पर उसके रेसेस आ जाएंगे, ये आपके ऑटोइम्यून के डिसऑर्डर उसका साइन एंड सिम्टम है, राइट। तो मोस्ट कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज, जो कॉमन ऑटोइम्यून डिसीज है वो कौन कौन सी है, और थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में ब्रीफ समझेंगे, बाद में कभी हम इनके बारे में आगे डिटेल समझने वाले। अभी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, फिर हम अगले जो टॉपिक लेक्चर रहेगा उसमें हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कवर करने वाले हैं। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज। जो कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज से वो कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट आ जाती है टाइप 1 डायबिटीज, इस बारे में मैंने अभी बताया।
टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो अब टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है क्या, आपका पेनक्रियास से वो क्या करता है, आपका इंसुलिन को फॉर्मेशन करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है आपकी ब्लड शुगर को, राइट। इफ टाइप 1 डायबिटीज द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन यूर पेनक्रियास। अब जो पेनक्रियास में सेल्स है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके फंक्शन में अल्ट्रेशन आ जाता है। अल्ट्रेशन आने की वजह से यदि आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो शुगर का लेवल है आपके ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है, उसका यही रीजन होता है, राइट। कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन, दिस कैन इंक्लूड। इसके अलावा क्या हो सकता है, और भी कुछ ब्लड वेसल्स को और इवन आपके कुछ ऑर्गन्स से उनको भी डैमेज, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आइस और नर्व सेल, है ना। एक आई डिसीज भी होती है जब आपका ऑटोइम्यून डिसीज रहता है और आपकी ब्लड शुगर का लेवल हाई होता है। अच्छा, कुछ आई डिसीज का नाम है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो आई डिसीज भी उससे एसोसिएटेड रहती है, मतलब एक डिसीज क्या रहती है दूसरी डिसीज के साथ एसोसिएटेड रहती है, कनेक्टेड रहती है ना। जैसे किसी को हार्ट डिसीज हुआ है तो हार्ट की मेडिसिन लेते लेते किडनी हो जाएगी, किडनी हुआ किडनी के बाद लीवर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है सब, है ना। जैसे हार्ट का डिसीज था, अभी हार्ट वाले डॉक्टर ने बोला भाई अभी मेरा काम नहीं है, आप जाओ और अपना किडनी वाले को दिखाओ। किडनी खराब हो गई, किडनी वाला बोलेगा लीवर की समस्या है, अभी मेरा काम नहीं भाई, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, आप लीवर वाले को जाके दिखाओ। तो ऐसे करके क्या होता है, एक एक ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, एक एक करके वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करके। तो एक डैमेज होता है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई दूसरे पर भी कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ता है। अब जैसे एक टेबल है या हम मान के चलते इसके 4 लेग हैं, कितने, 4 पैर हैं। अब 4 में से मान लो एक डैमेज हुआ तो 3 पर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, 2 डैमेज हो गए तो ये दोनों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और यदि चारों आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साथ फुल तरीके से वर्क करेंगे तो किसी पर भी अफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका वर्क करता है। आई होप समझ आ रहा होगा। नर्व को डैमेज करेगा, हार्ट को, किडनी को और आइस को। फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते। इम्यून सिस्टम अटैक द जॉइंट, दिस कॉज सिम्टम अफेक्टिंग द जॉइंट। इसमें क्या होता है आपके, ये जॉइंट पर अटैक करता है, इसमें जॉइंट पर आपके अफेक्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें क्या होता है स्वेलिंग होती है, बार्म, इधर आपका जॉइंट है, आपका घुटना है, वहाँ पर क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन हो जाएगा। बॉर्म, वहाँ पर आप हाथ लगा करके देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बॉर्म होगा, हॉट होगा एज कंपेरिजन टू अदर रीजन। फिर क्या होगा, सोरनेस होगी, स्टिफनेस, वहाँ पर टाइटनेस होगी और स्टिफनेस वहाँ पर होगी। Rheumatoid arthritis affect the people as they get older. It can also start as early as your 30s. A related condition, juvenile idiopathic arthritis, can start in the childhood. ये आफ्टर 30 के बाद भी हो सकता है और 30 की एज के आपके पहले भी हो सकता है। इट कैन बी बिफोर एज ऑफ 30। और ये जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस होती है और छोटे बच्चों में होती है, उसमें भी ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द सूरियासिस। नेक्स्ट जो आपकी डिसीज है वो सूरियासिस, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सूरियासिस या सूरियाटिक अर्थराइटिस, सूरियासिस और सूरियाटिक अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, आपकी जो स्किन के सेल्स हैं, सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वापस से सेट हो जाते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर सेट हो जाते हैं, ग्रोथ करते के बाद झड़ जाते हैं, राइट। when they are no long longer needed, psoriatic cause skin cell multiply quickly, और क्विकली इसके जो स्किन सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नो नीडेड। यदि लॉन्गर नीडेड नहीं है तब भी ये क्या होते हैं, वापस से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं क्विकली। द एक्स्ट्रा सेल बिल्ड अप एंड फॉर्म इन्फ्लामेट पैचेस एंड
lighter skin tone patches appear red, white, silver. Scales of the plague may appear पुरलिक और डार्क ब्राउन विथ ग्रे स्कल। हाँ, इसमें क्या होता है, जब भी आपको डिसीज कॉज होती है तो आपको सूर्यासिस मतलब कि इसमें आपको पेचेस हो जाएंगे, पेचेस आपके लाइटर स्किन, तो आपकी जो स्किन के टोन है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, स्किन पे आपके पेचेस हो जाएंगे। मे पर इनका जो कलर हो सकता है वो कैसा, रेड सिल्वर हो सकता है। रेड रेड अपेयर रेड विथ सिल्वर वाइट, रेड हो सकता है और सिल्वर वाइट इसके पेचेस हो सकते हैं। इसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या रहेगा, स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन। कौन कौन से सिम्टम, स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन। स्वेलिंग, स्टिफनेस और पेन। फिर नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डैमेज द प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल के आसपास क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक लेयर होती है। तो ये क्या करता है, जो लेयर होती है वो किसकी होती है, माइलिन शीट की। तो जो माइलिन शीट की लेयर है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, उसको ये डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपके जो नर्व है, जो आपका नर्व का काम होता है सिग्नल को, स्पीड को ट्रांसमिट करना आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। बॉडी के जैसे आपको हैंड, तो हैंड को सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, मैसेज को ट्रांसमिट करने का इनका काम होता है। तो जो माइलिन सीड है वो डैमेज हो जाती है तो आपका जो सिग्नल है, मैसेज है ब्रेन से, वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। In your central nervous system, damage to the myelin sheath slow the transmission speed of the message between your brain spinal cord to end form of the rest of your body। ठीक है, यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है, राइट। ब्रेन का काम होता है ऑलराइट मैसेज को ट्रांसफर करने का, है ना, सिग्नल को ट्रांसफर करने का। जैसे आपको मैंने इधर पिन चुभाया फिंगर में, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भाई आपकी बॉडी को कोई पिन चुभ रहा है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस से वो हार्म कर रहा है, तो फटाक से वहाँ से हाथ को खींच लेगा। तो ब्रेन से मैसेज गया, मैसेज जैसे ही गया विद इन ए सेकेंड में सिग्नल गया, ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा कि भाई यहाँ पर कुछ हार्मफुल चीज़ें यहाँ से हाथ हटाना है। या आप गर्म पानी में फिंगर डालते हो, आप वापस से फिंगर फटाक से खींच लेते हो, तो जानबूझ कर डालते हो वो बात अलग है। या गर्म पानी में या कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट पे या कोल्ड पे ज़्यादा चुभ जाए, आपका टच हो जाए, आप जल्दी से वापस से हाथ खींच लेते हो। तो ये ब्रेन के एक सिग्नल जाता है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें वर्क करती है, राइट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द दिस डैमेज कैन लीड टू, यदि ये डैमेज हो जाता है तो आपको क्या होगा, डिफरेंस फॉर्म ऑफ, एक मिनट, different form of multiple sclerosis progress at the different rate। डिफिकल्टी विथ वॉकिंग क्या हो सकता है, डिफिकल्टी अलग अलग स्टेज के हिसाब से प्रोग्रेस, अलग अलग साइन एंड सिम्टम इसमें आपको इंक्लूड होते हैं ना, किस स्टेज का है, कितनी इसकी प्रोग्रेस हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग आपको इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाता है वॉकिंग, डिफिकल्टी विद वॉकिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फर्स्ट क्या होगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो होता है। फिर सिस्टमेटिक ल्यूपस और इरिथमा, ये क्या होता है, ऑल्थो हालांकि डॉक्टर्स इन द 18th सेंचुरी फर्स्ट describe lupus as a skin disease because of the rash if commonly produced, the systematic form which is most common actually affect many organ in this include। पहले डॉक्टर ने इसको बताया था कि जो आपका सिस्टमेटिक ल्यूपस है या इरिथमा है वो क्या है, एक स्किन डिसीज है, पर बाद में दूसरे कोई डॉक्टर आए या जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसमें किस किस का इंक्लूड होता है, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आपके जॉइंट, किडनी, ब्रेन और हार्ट, इस चीज़ को भी ये अफेक्ट करता है जब भी ये डिसीज आपको कॉज होती है।
आगे का थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, बाकी बाद में हम इनके बारे में तो डिटेल समझने वाले हैं। इन्फ्लेमेटरी बबल डिसऑर्डर भी होता है, जो भी आपका ऑटोइम्यून होता है, इसमें आपका जो लार्ज बबल है उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आ जाता है। एडिसन डिसीज, ग्रेव्स डिसीज, एडिसन डिसीज में क्या होता है, आपकी जो एड्रीनल ग्लैंड है, आपकी सुप्रारीनल ग्लैंड है, उसको अफेक्ट करता है। इसका काम होता है आपके कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का, है ना। तो ये क्या होता है, टू लिटिल कॉर्टिसोल कैन अफेक्ट हाउ योर बॉडी यूज स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर, टू लिटिल एल्डोस्टेरोन कैन लीड टू सोडियम लॉस एंड एक्सेस पोटेशियम इन यूर ब्लड स्ट्रीम। यदि इसका कम प्रोड्यूस होता है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड का और एल्डोस्टेरॉइड का, तो आपकी बॉडी में जो क्या हो गया, सोडियम वगैरह हो गया, पोटेशियम हो गया ना, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो इनका काम होता है इनको रेगुलेट करने का। तो ये आपका कम प्रोड्यूस होगा, कम बनेगा, तो इनका भी जो अमाउंट है उसमें भी आपको अफेक्टेड होंगे, उसकी वजह से इनमें भी अल्ट्रेशन आएगा। इसकी वजह से जो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वीकनेस, फटिग, थकान होना और कमजोरी होना, वेट लॉस, वजन का कम होना, वेट लॉस होना, ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर भी आपकी लो हो जाएगी। शुगर को भी कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर को, ग्लूकोज को, तो शुगर भी आपकी लो हो जाती है। फिर ग्रेव्स डिसीज क्या होती है, अटैक द थायराइड ग्लैंड इन द नेक कॉजिंग टू द प्रोड्यूस टू मच इट्स हार्मोन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द बेबीज एनर्जी यूजेस नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, उसका जो रोल होता है वो किसके लिए होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए, बेबीज को एनर्जीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। अब जो थायराइड है उसका मतलब कि अल्ट्रेशन आएगा तो उसके जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कम होंगे। थायराइड हो गया, थायरोक्सिन हो गया, T3 T4 TSH, जो भी हार्मोन है, तो इसमें अल्ट्रेशन आएगा। अल्ट्रेशन आने की वजह से क्या होगा, आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ गई, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, कैलोरी नहीं मिलेगी जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, तो है ना। तो हैविंग टू मच ऑफ दिस हार्मोन रिप्स अप योर बॉडीज एक्टिविटी कॉजिंग सिम्टम। इसकी वजह से आपकी बॉडीज की जो एक्टिविटी है उस पर भी आपको अफेक्ट पड़ेगा। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, रैपिड हार्ट रेट आपकी बढ़ जाएगी, मीन्स टेकिकार्डिया। हीट इंटॉलरेंस, आपको हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, जल्दी से आपको गर्मी लगने लगेगी, या जल्दी से आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी, आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे ज़्यादा हीट में भी और ज़्यादा कोल्ड में भी। देन आपका आ जाता है अनइंटेंशनल वेट लॉस, आपको अनचाहा मतलब आपको चाहे पता भी नहीं चलेगा और आपका वेट लॉस होता रहेगा, आप कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस। स्वेलिंग ऑन द थायराइड ग्लैंड, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है नेक के पास, वहाँ पर भी आपको स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर भेंगा रोग, राइट। फिर दूसरा आता है जॉर्गन्स डिसीज, ये साइंटिस्ट रहे जॉर्गन, इन्होंने अपने नाम पे डिसीज का नाम दे दिया ना, तो इसके लिए इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, जॉर्गन्स डिसीज। दिस कंडीशन अटैक द ग्लैंड दैट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू योर आई एंड माउथ, आपकी आँख को और आपके माउथ को जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, जो ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, आपकी लैक्रिमल ग्लैंड होती है, ये स्पेशली उस पर अटैक करता है, उस पर अटैक करता है तो उसके जो फंक्शन है उसको डिस्ट्रॉय करता है, राइट। माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है आपकी मसल्स पेन होती है, इन कंट्रोल आपका मसल्स। Myasthenia gravis affect nerve impulse that help the brain control muscles. Myasthenia gravis अफेक्ट करता है आपके नर्व इम्पल्स को, और वो वाले नर्व इम्पल्स को जो आपकी मसल्स के कंट्रोल को, कोऑर्डिनेशन को देखती है, फंक्शन को, तो वो नर्व पर डैमेज कर दिया, डैमेज करने की वजह से आपकी मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपको अनचाहे कंट्रोल हो जाएगा, कभी हाथ इधर जा रहा है, कभी उधर, कभी कुछ, आपका जो मसल्स उस पर आपका कंट्रोल लॉस हो जाएगा, है ना।
तो स्पेशली मसल्स वीकनेस ऑल्सो अफेक्ट, मसल्स जो वीकनेस होगी उसकी वजह से क्या अफेक्ट होगा, आई मूवमेंट, आपकी आई बॉल का जो मूवमेंट है वो एक्सेसिव होने लगेगा या कम हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आई, आई ब्लिंक आपका जल्दी जल्दी होगा। सोलोइंग, निगलने में आपको तकलीफ होगी, खाना निगलने में। फेशियल मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट भी आपका कुछ भी होने लग जाएगा इस तरीके से, राइट। फिर सीलियक डिसीज, सीलियक डिसीज में क्या होता है, सीलियक डिसीज कांट ईट फूड कंटेनिंग ग्लूटेन। ये प्रोटीन, ग्लूटेन क्या होता है, ऐसी डिसीज, ऐसा ग्रैंड जिसमें आपका ग्लूटेन प्रेजेंट हो, उन चीज़ को खाने से उसको क्या होता है, उसको खा नहीं सकता, उसको तकलीफ होती है। जैसे कि ग्लूटिन, ग्लूटिन ये प्रोटीन, ग्लूटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो आपको बीट, आपके जो गेहूँ रहता है उसमें आ जाता है ना, राई एंड अदर ग्रेन, अदर अलग अलग ग्रेन में होता है। इसकी वजह से क्या होगा, यदि ईट करेगा तो वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। फिर आता है ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस हैपन व्हेन यूर इम्यून सिस्टम अटैक ब्लड वेसल्स। जब आपका इम्यून सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून वेस्कुलाइटिस। आपकी ब्लड वेसल्स आपस में कॉन्टैक्ट रिलेक्ट करने लग जाती है ना। परनीसियस एनीमिया, pernicious anemia may be happen when autoimmune disorder cause your body to not produce enough of substance called intrinsic factor. Having a deficiency in the substance reduce the amount of vitamin B12 your small intestine absorb from food. It can cause low red blood cells count. इसमें आपको विटामिन B12 वगैरह है वो पूरी तरीके से सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर तरीके से इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से आपको फर्दर क्या हो सकता है, लो रेड ब्लड सेल्स, आपका जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी है उनका काउंट कम होगा। इसकी वजह से आपको जो सिम्टम अपेयर होंगे वो होगा फटिग, वीकनेस और हेडेक। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हमने इतना समझा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम जानने वाले हैं आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपका अर्थराइटिस के बारे में। ऑटो इम्यून अर्थराइटिस क्या होता है, इसका साइन सिम्टम क्या होते हैं, किस किस जगह पे लोकेशन पे अफेक्ट करता है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो लेक्चर को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बाकी ऑल गुड। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।